मूवी की शुरुआत किसी अननोन कैरेक्टर से होती है जो मानो किसी बड़े दुविधा में उलझा अजीब अजीब उलझी बातें करता है। सबसे बड़ी शॉकिंग डिस्कवरी की घर पहुंचने पर उसे उसी की लाश मिलती है जिसके हाथों में एक एनवेलप, एक यूएसबी स्टिक मिलता है जिसे चेक करने पर उसे उसी का रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप मिलता है। उसका रिकॉर्डेड वर्जन उसे सबसे पहले समझाता है कि आगे वो जो भी उसे बताने वाला है वो यकीन करना मुश्किल है पर वो सब सच है। और अब मूवी किसी और टाइमलाइन की तरफ मुड़ जाती है। एलेक्स एक जीनियस क्रिप्टोग्राफर, वो किसी भी एन्क्रिप्टेड मैसेज को डीक्रिप्ट करने में माहिर है पर ब्रेन ट्यूमर के कारण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। पर फिर एक सुबह किसी सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी कॉल्ड एरिस, कुछ एजेंट्स उसके दरवाजे पर एक असाइनमेंट के लिए दस्तक देते हैं जिनकी हेड रेबेका एक क्लासिफाइड और शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि 2 हफ्ते पहले उन्हें ऑर्बिट में यूएस मिलिट्री का एक सैटेलाइट मिला। पर कमाल की बात यह है कि वो इस समय का नहीं है बल्कि भविष्य से आया है। उसे स्कैन करने के बाद उन्हें पता चला कि उसमें कोई हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिवाइस तैयार करने का एन्क्रिप्टेड मैसेज है जो वो डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं और यही उन्हें उसकी मदद चाहिए। जाहिर तौर पर एलेक्स को उनकी टाइम ट्रैवल कहानी पर यकीन नहीं होता पर इसके लिए उसे अच्छे पैसे मिलने वाले होते हैं, इसलिए अंत में तैयार हो जाता है और अगले ही दिन वो उसे सीडेट करके किसी सीक्रेट फैसिलिटी ले जाते हैं जहाँ होश आने पर उसे पहली बार वो डिवाइस दिखाया जाता है जिसमें वो सीक्रेट मैसेज क्वांटम मेमोरी फॉर्म में स्टोर्ड है। क्वांटम मेमोरी दरअसल वो टेक्निक है जहाँ डेटा जीरोस और वंस में नहीं बल्कि पोलराइज्ड फोटॉन्स यानी कि पैकेट ऑफ लाइट्स में स्टोर किया जाता है जो 250 मिलियन गीगाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। अपना काम समझने पर अब एलेक्स दिन रात लगा देता है कोड को डिसाइफर करने में, पर महीने बीत जाते और अब तक उसे कुछ ठोस नहीं मिलता। फिर एक दिन काम करते दौरान जब केयरटेकर उसके लिए ब्रेकफास्ट आइटम रख जाता है तब अचानक में उसे कोई अननोन लड़की कोड को डिसाइफर करते नजर आती है। इतना कम नहीं कि केयरटेकर फिर से फूड रखते नजर आता है पर इसे ट्यूमर के कारण हेलुसिनेशन समझकर इग्नोर कर देता है। पर अगले दिन उसे बाइनरी नंबर उसके बेड पर इच्ड मिलता है जिसे डिकोड करने पर वो किसी बेथ कार्टर का नाम निकलता है। आपको चमकने पर वो काम पर जोरों शोरों से लौट जाता है और फाइनली सारे पजल्स को जोड़ने के बाद वो फिगर आउट कर लेता है कि बेथ कार्टर भी क्रिप्टोग्राफर थी जो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हायर की गई थी, जो उन्होंने उसे कभी बताया ही नहीं। सबसे जरूरी खोज की वो कोडेड मैसेज दरअसल वार्निंग है आगे होने वाले तीसरे विश्व युद्ध का और उस मैसेज में किसी मशीन का ब्लूप्रिंट्स भी है जो शायद एकमात्र डिफेंस है खतरे से बचने के लिए। पर कुछ इक्वेशंस है जो वो सुलझा नहीं सका कि आखिर वो मशीन करता क्या है। रेबेका को बस इतना जानना था इसलिए बिना कुछ उसका सुने उसे तुरंत चलता कर देती है। पर अब घर लौटने पर एलेक्स के साथ बहुत अजीब घटने लगता है। पहले तो कुछ अजीब से एजेंट्स उसके घर में घुसकर उससे अजीबोगरीब सवाल करने लगते हैं कि आखिर उसने कोड क्यों डिसाइफर किया, क्या पैसा ही इंसान की जिंदगी में सब कुछ है, क्या वो जिम्मेदार खुद को मानता है अब जब उसने उस मशीन को डिसाइफर कर लिया है। ऊपर से अजीब कारण से उनके प्रेजेंस में उसे तेज दर्द होने लगता है। आगे उसे अजीब वॉइसेस, तो एक रात वही एजेंट रोंगटे खड़े करने वाले अजीब करतब करते नजर आता है। हाथ तो तब हो जाती है जब वही एजेंट जायंट में बदलकर उस तक रीच आउट करने की कोशिश करता है। एलेक्स को रियलाइज हो जाता है कि इन सब के पीछे वो डिवाइस ही कारण है, इसीलिए उसे समझने के लिए उसके मिसिंग पजल को जोड़ने लगता है। पर एरिस को पता चलने पर वो उसके सिस्टम को शट डाउन करके उसे इस मैटर से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। पर जिद्दी एलेक्स रुकने को तैयार नहीं, इसलिए बिना सिस्टम के ही अपनी रिसर्च जारी रखता है। अब अगली सुबह जब रेबेका उसे फिर से वार्न करने के लिए दस्तक देती है, एलेक्स अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लेम करता है कि उसने आखिरी मिसिंग इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। वो दावा करता है कि उसने जिन्हें पिछले दिन देखा वो 3 डायमेंशन से आए एलियंस थे जो शायद क्वांटम फोम के कारण क्रिएटेड वर्महोल की मदद से स्पेस टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए वो यहाँ बिना ट्रैवल किए डायमेंशंस के थ्रू ट्रैवल करके नजर आ रहे हैं। अब यहाँ क्वांटम फोम समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स और फिर थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना पड़ेगा, पर मैं इसे शॉर्ट और उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम स्पेस की तरफ माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। अब उसे 1000 टाइम्स और फिर 1 लाख टाइम्स और फिर 110,000 लाख टाइम्स जूम करने पर भी कुछ दिखाई नहीं देगा। इससे हमें समझ आता है कि शायद स्पेस खाली है। पर यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स जो एटम और उससे भी छोटे पार्टिकल्स की स्टडी पर स्पेशलाइज करता है, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एम्प्टी स्पेस जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी खाली कंटेनर में देखते हैं तो वो दिखने में खाली नजर आता है पर रियलिटी में वो हवा से भरा है जो हमें साधारण आंखों से नजर नहीं आता। सेम बेसिस पर क्वांटम मैकेनिक्स क्लेम करता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्चुअल पार्टिकल्स जिसका साइज क्वाड्रिलियंस टाइम छोटा है एटम के न्यूक्लियस से भी, जो एक
साथ जुटने पर क्वांटम फोम बनाता है, जो बहुत ही हल्की कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन ट्रिगर करता है स्पेस और टाइम के बीच, ठीक जैसे हमें बबल्स बियर के फोम में दिखाई देता है। एलेक्स क्लेम करता है कि वो इंसान के ही स्पेस में मौजूद है, बट इन डिफरेंट टाइम, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पा रहे, पर वो हमें टाइम के विंडो के थ्रू देख सकते हैं। वो ये भी एरिस का झूठ फिगर आउट कर लेता है कि वो डिवाइस ना ही भविष्य से और ना ही इंसान का भेजा हुआ है, बल्कि उन एलियंस का भेजा हुआ है। वो मशीन भी विश्व युद्ध को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे ट्रिगर करने के लिए है। उन्हें वो मशीन बनाना बंद करना होगा। उसके अनुसार शायद वो किसी तरह अपने ब्रेन ट्यूमर के कारण उन्हें देख पा रहा है, पर रेबेका को ये सब उसकी बीमारी का साइड इफेक्ट लगता है, इसलिए उसे आराम करने का सलाह देती है। पर अब एलेक्स सीधे बेथ से मिलता है, जो एरिस के लिए प्रीवियस क्रिप्टोग्राफर रह चुकी थी। उससे मिलने पर उसे पता चलता है कि वो भी उसकी तरह सेम बीमारी के कारण सून मरने वाली है, और उसे भी वही अजीब लोग दिखाई देते हैं। इनफैक्ट बेथ को अपने गुजरे हुए पति के साथ बिताए मोमेंट्स आंखों के सामने रोज फिर से घटते नजर आता है। वहीं पिछले कुछ दिनों से कोई अननोन साइफरमैन उससे क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड कुछ सोल्यूशन समझने के लिए इंटरनेट के थ्रू टच में है। बेथ को भी पता है कि वो ब्लूप्रिंट वेपन है, इसलिए एलेक्स उसकी मदद चाहता है उस मशीन को बनाने से रोकने के लिए, पर बेथ अपना आखिरी पल शांति से गुजारना चाहती है, इसलिए इसमें पढ़ने से इनकार कर देती है। पर फिर उसी रात बेथ उसके घर पर दस्तक देती है, जो क्लेम करती है कि साइफरमैन ने उसके घर पर उसे भेजे ब्लूप्रिंट्स के साथ आने को कहा। अब उन ब्लूप्रिंट्स को जोड़ने के बाद उन्हें सबसे बड़ा धक्का लगता है कि वो मशीन कब का बन चुका है, पर आखिर कैसे? इसे तो बनाने के लिए कम से कम साल लगना चाहिए था। शायद इसी मशीन के कारण बीच बीच में टाइम रिपल इफेक्ट महसूस हो रहा है। अब ये टाइम रिपल क्या है? दरअसल जब दो तारे एक दूसरे के करीब ऑर्बिट, या दो ब्लैक होल्स, या जब कोई शक्तिशाली तारा एक्सप्लोड होता है, तो वो एक रिपल जनरेट करता है, जिसे ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ठीक जैसे तालाब में पत्थर मारने पर या मैसिव एक्सप्लोजन में वेव्स नजर आना। फर्क बस इतना है कि ये इनविजिबल और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इसकी गति लाइट की स्पीड के बराबर होती है, जो अपने रास्ते में हर चीज, टाइम और स्पेस को भी कुछ देर के लिए स्क्वीज करता है, इसीलिए इसे टाइम रिपल कहा जाता है। इसका पहला डिस्कवरी नासा के साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लीगो की मदद से डिटेक्ट कर पाए, जो 1.3 बिलियन ईयर्स अगो दो ब्लैक होल्स के टकराने के कारण डिटेक्ट किया, जो धरती पर एक्चुअली में 2015 में पहुंचा। इसीलिए एलेक्स के साथ उस दौरान बेथ और फिर केयर टेकर, वो अजीब बिहेव करते एलियंस, बेथ के घर पर उसके पति के मेमोरीज नजर आना, ये सब टाइम रिपल के कारण हो रहा है। जहां भविष्य में घटने वाली या भूतकाल में घटी घटना वर्तमान से ओवरफ्लो कर रही थी। साइफरमैन के पास ये ब्लूप्रिंट्स होना और उसका बेथ से कुछ सवाल सुलझाने का मतलब यही है कि वो भी उनकी तरह मशीन को नष्ट करने के पीछे है। इनफैक्ट अगले दिन रेबेका भी और भी बड़ा प्लॉट रिवील करती है कि वो खुद भी साइफरमैन, जिसका एक्चुअल नेम माइलर है, उसके साथ वायरस पर काम कर रही थी। वो खुद उस वायरस को एयर गैप कंप्यूटर में इंजेक्ट करने वाली थी, जो उस मशीन को कंट्रोल करता है। एयर गैप कंप्यूटर सिंपली वो कंप्यूटर होता है जो बाहर के अटैक से बचने के लिए इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आपने सेम कंप्यूटर मिशन इम्पॉसिबल के इस सीन में देखा होगा। रेबेका ही है जिसने वो ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड किए, और बेथ का नाम भी बाइनरी कोड में लिखने वाली वही थी। वो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि एरिस की अब भी उन पर नजर बनी हुई है। उसे खुद भी टाइम रिपल के थ्रू एलियंस नजर आ रहे हैं, जो उसने एरिस को समझाने की कोशिश की थी, पर उसके एलियन कहानी को हैलुसिनेशन घोषित करके उसके वॉइस को दबा दिया गया, क्योंकि मिलिट्री पावर के भूखे वो बस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार बनाने के पीछे हैं। बेवकूफों को क्या पता कि वो मशीन कुछ और ही करने के लिए डिजाइंड है, क्योंकि ये एलियंस की चाल है। एरिस के लोग कभी भी पीछा करते यहाँ आ सकते हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द मिलर की मदद से मशीन को एक्टिवेट होने से पहले रोकना होगा। पर तब तक एरिस के लोग पहुंच जाते हैं और रेबेका खुद को सैक्रिफाइस करके उन्हें भागने में मदद करती है। पर मिलर से मिलने पर अब मूवी में और भी बड़ा ट्विस्ट आता है। वो बताते हैं कि इसके पहले भी एक सैटेलाइट मिला था, जिसके मदद से एलियंस इंसान के डायमेंशन में एंकर कर पाए, ताकि वो जब चाहे तब वो इंसान के डायमेंशन में एंटर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला मशीन एक वीडियो कैसेट की तरह था, जिसमें इंसान उस कहानी के कैरेक्टर्स एलियंस जब चाहे किसी भी पॉइंट पर जंप करके मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि एलियंस इंसान की किसी भी टाइमलाइन में झांक सकते हैं। पर अब दूसरे मशीन की मदद से एलियंस एक तरह से टीवी में हाथ डालकर कहानी से छेड़छाड़ या कैरेक्टर्स को सीधे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे जैसे एक्टिवेशन के लिए समय नजदीक आ रहा है, टाइम रिपल के झटके बढ़ते जा रहे हैं और एलियंस और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इसीलिए अब वो इंसान से लगभग इंटरैक्ट भी कर पा रहे हैं। इंसान के लिए समय लीनियर है। इसे समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर जो हम वर्तमान में करते हैं, कल वो हमारे लिए भूतकाल होता है, वही वर्तमान ही आपका भविष्य तय करता है। पर हम पीछे या भविष्य
भविष्य में जाकर कुछ बदल नहीं सकते, यानी कि हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। इंसान का टाइमलाइन एक फॉलिंग डोमिनो की तरह है जो सिर्फ एक ही पैटर्न में आगे बढ़ता रहता है। आप रुककर पीछे के डोमिनो को फिर से असेंबल या आगे के डोमिनो को एडवांस में नहीं गिरा सकते। टाइम दरअसल इंसान के डायमेंशन में एक टूल है मेजरमेंट के लिए, जिसे इंसान ने सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स में भी बांटा है। पर दूसरे एडवांस डायमेंशन में रहने वालों के लिए टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है। उनका टाइमलाइन वेब ऑफ लाइंस की तरह है, जिसकी मदद से वो किसी भी समय में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि उनके में भूतकाल, वर्तमान या भविष्य जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनके लिए टाइम सिर्फ वन मोमेंट है। हम उनके एग्जिस्टेंस को ठीक से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। इसीलिए एलियंस को देखने पर हमारा दिमाग उन्हें एक इंसान की तरह विजुअलाइज करता है, क्योंकि इंसान का दिमाग दूसरे डायमेंशन के लोगों के बनावट या फीचर्स को प्रोसेस करने के लिए नहीं बना है। अब हमें समझ आता है कि एलेक्स को वो एलियंस इंसान की तरह क्यों नजर आ रहे थे, ऑल्दो रियलिटी में वो कुछ और ही नजर आते हैं। उन्हें ट्यूमर भी किसी कांस्टेंट रेडिएशन एक्सपोजर के कारण नहीं, बल्कि एलियंस को समझने, दिमाग पर जोर पड़ने के कारण पैदा हुआ। इसीलिए एलेक्स को उस समय उन एलियंस की मौजूदगी में तेज दर्द महसूस होने लगा था। ये ठीक वैसा है जब आपको कोई मुश्किल सवाल सुलझाने के लिए दिया जाता है तो कभी कभी इससे आपका सिर चकराने लगता है। एक एलियन तो कई साल से उसके आंगन में बैठा है, जो अब उसका लॉयल दोस्त है, जो दिखने में बहुत ही डरावना पर शांत। उनका दिमाग उसे एंथ्रोपोमॉर्फिक की तरह विजुअलाइज करता है। एंथ्रोपोमॉर्फिक दरअसल वो फॉर्म है जब इंसान को कोई क्रीचर इंसान की तरह नजर आता है। पर कमाल की बात यह है कि इन दोनों को वो एलियन नजर नहीं आ रहा। वो खुद भी तीनों की तरह रिपल और एलियंस को देख सकते हैं, और उसने भी एरिस को वार्न करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने उसे पागल करार करके कंपनी से निकाल दिया। सबसे बड़ी सच्चाई कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वायरस तैयार करने में उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। पर एक तरीका है, मशीन को डेटोनेट कर सकते हैं, जिसमें वो उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी एरिस के ओरिजिनल फाउंडर्स रह चुके हैं। वो उन्हें सीक्रेट रास्ता का डायरेक्शन दिखाई रहे होते हैं कि मिलर का वही डरावना एलियन दोस्त घुस आता है, जो सिर्फ उन्हें दिखाई देता है, जो शायद आगे उनकी जान ले लेता है। पर दोनों को उससे बचकर भागना पड़ता है। अब दोनों जुगाड़ से डेटोनेटर तैयार करके अगली सुबह मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, और सक्सेसफुली सीक्रेटली लैब में एंटर करने के बाद एक दूसरे को गुड लक करके एलेक्स मशीन को तो बेथ सारे फसाद की जड़ उसी डिवाइस को नष्ट करने के लिए दोनों बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे एलेक्स उस मशीन के नजदीक बढ़ता है, उसे उस मशीन के कारण टाइम रिपल का असर साफ नजर आने लगता है। पर दोनों ने जितना सोचा था उतना आसान नहीं निकलता, क्योंकि बेथ के डिवाइस के नजदीक जाने पर टाइम रिपल के कारण वो फिर से प्रीवियस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वो जितना भी कोशिश कर ले पर डिवाइस तक नहीं पहुंच पाती। वो फिर बॉम्ब को सेट करके ट्रेलर से उसे डिवाइस की तरफ ढकल कर निकलने ही लगती है कि वो खुद को सीधे बॉम्ब के ही लोकेशन पर पाती है। वो लाख कोशिश करती है बचने की, पर लूप से छूट नहीं पाती, और अब उसे अपनी मौत साफ नजर आने लगती है। पर शायद उसका लक कि वो बॉम्ब भी डेटोनेट होने के बजाय उसका टाइमर भी टाइम लूप में फंस जाता है। वहीं एलेक्स मशीन को खोज निकालता है। वो बॉम्ब रेडी करने लग जाता है कि वो मशीन उससे दूर जाने लगती है। अब एलेक्स पूरे ताकत के साथ उसकी तरफ भागता है, पर फिर मूवी में नया ट्विस्ट, वो एलियन एलेक्स के मशीन तक पहुंचने से पहले ही उसे अपने डायमेंशन में खींच लेता है। यानी कि बेथ का डिवाइस को नष्ट करने में असफल होना और एलेक्स से वो मशीन दूर निकलना, एलियंस ही उन्हें उनके प्लान को चौपट करने से रोक रहे थे। और फिर एलेक्स एक दर्दनाक चीख के साथ खुद को एलियन के डायमेंशन में पाता है। उसे भयंकर दर्द इसलिए महसूस होता है क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के वर्म होल के थ्रू इंटर डायमेंशन ट्रैवल करने के कारण वर्म होल ने एंटर करते दौरान उसके शरीर को सबसे पहले क्वांटम लेवल में डिसइंटीग्रेट किया, जिसे हम साफ देख सकते हैं, जिसके अंत में वर्म होल से एग्जिट करने पर उसका बॉडी नॉर्मल स्टेट में इंटीग्रेट भी हो गया। अब अगर आपको वर्म होल में टाइम ट्रैवल कैसे काम करता है तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने एंटी मैटर एक्सप्लेनेशन में किया है, जो इस वीडियो के बाद जरूर ट्राई करें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब एलेक्स का फाइनली आमना सामना एलियन से होता है, जिसे अब भी उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा वियर्ड बट इंसान की तरह नजर आता है। वो रिवील करता है कि वो इंसान को समझना चाहते हैं कि आखिर इंसान लीनियर टाइम में कैसे रह पा रहे हैं, जहाँ इंसान अपने भूतकाल और भविष्य की चिंता में ही जिंदगी निकाल देता है। मरना इंसान के लिए अटल है, पर फिर भी इंसान उससे दूर भागता है। वहीं जितना दूर वो उससे भागता है उतना ही वो रोज के दर्द और संघर्ष से जूझता है। समय इंसान के लिए सब तय करता है, जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल ही नहीं है। इंसान को हर कदम पर निर्णय लेना पड़ता है, पर उनकी दुनिया में चॉइसेस, कारण, प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो वन सिंगल मोमेंट पर रहते हैं। देयर इज नो चॉइसेस, क्योंकि उन्हें पहले से सब पता होता है। वो उससे आखिरी सवाल करते कि क्या होगा अगर वो उसे ये सब होने से पहले के समय में भेजे। वो उन्हें रोकने की
कोशिश भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस पर नजर बनाए रखेंगे। तो फिर ऐसा अलग वो क्या करेगा पीछे जाके, जस्ट बिकॉज उसे इस बार एडवांस में पता होगा कि धरती नष्ट होने वाली है, तो ऐसा थॉट लेकर उसका भूतकाल में जाकर क्या फायदा होगा। एलेक्स जस्टिफाई करता है कि इंसान हर चीज अपने मर्जी से नहीं करता, कुछ चीजें हो जाती जिस पर उनका कंट्रोल नहीं होता। और देखते ही देखते एलेक्स खुद को पास्ट में अपने घर में पाता है, जब उस टाइमलाइन का एलेक्स बाहर होता है। अब वो दो कारण से अपने भविष्य को नहीं बदल सकता। पहला कि एलियंस की नजर उस पर बनी है, दूसरा है पैराडॉक्स थियरी। इसे समझने के लिए आप मेरी टाइम ट्रैवल मूवी स्पीयर की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। टाइम ट्रैवल एलेक्स अपनी जर्नी रिकॉर्ड करके कम से कम इस टाइमलाइन के एलेक्स को आगाह कर जाता है और कुछ देर बाद उसी एलियन इन्फेक्शन ब्रेन ट्यूमर के कारण उसका दम टूट जाता है। अब मूवी करंट समय की तरफ मुड़ते हुए टाइम ट्रैवल एलेक्स का यही मैसेज होता है कि इस टाइमलाइन का एलेक्स सब कुछ भूल जाए और जितना समय है अच्छे से गुजारे और बेथ से मिलकर उस बेचारे को कम से कम आगे क्या होने वाला है ना बताए, ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से जी सके। और मूवी जहाँ से शुरू हुई थी ये वहीं एंड हो जाती है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।